Hello students, in today's lecture number 3 on magnetic effects of electric current for class 10, we shall discuss an interesting topic, magnetic field due to a current through a straight conductor. Current through a straight conductor, एक स्ट्रेट कंडक्टर है यानी वायर है, वायर को ही हम कंडक्टर कह रहे हैं, मेटल का है तो जिससे करंट फ्लो हो रहा है वो कंडक्टर हो जाएगा, स्ट्रेट है, सीधा है और करंट फ्लो हो रहा है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की बात हम करेंगे। और एक ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो होता है उसे हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर भी कहते हैं। स्ट्रेट यानी सीधा है, करंट फ्लो हो रहा है, कैरिंग मतलब करंट कैरिंग मतलब करंट फ्लो हो रहा है और कंडक्टर मतलब वायर। जिस वायर से करंट फ्लो होता है उसे हम करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर भी कहते हैं, और यदि वो स्ट्रेट है तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, यहां तक बात ठीक है। आप ध्यान कीजिए, लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड ने हमें यह बता दिया था कि जब किसी वायर से करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वायर के चारों तरफ, वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, देखिए ये ओरस्टेड ने बताया था, वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होता है। और ओरस्टेड ने जो अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे वो इस टाइप के थे। एक वायर लिया था ओरस्टेड ने, उसको एक बैटरी से जोड़ दिया, एक की से जोड़ दिया, जब की को क्लोज किया और वायर के नजदीक में एक कंपास रखा, कंपास का निडल देखा कि डिफ्लेक्शन शो कर रहा है जब करंट फ्लो करते हैं वायर से, और जब करंट का डायरेक्शन बदल देते हैं तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी बदल जाता है। और इसे डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन पता करने के लिए स्नो रूल या एम्पियर स्विमिंग रूल का हम यूज करते हैं। ये बात हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने 1820 में बता दी थी। ठीक है, तो यही बात हम इसको डिटेल में अब हम बात करेंगे। हालांकि इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन हमारे इस क्लास 10 में नहीं है, मैथमेटिकल डेरिवेशन हम क्लास 12 में सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए क्या थ्योरी है। अज्यूम ए स्ट्रेट कॉपर वायर। हम ये जानना चाहते हैं, आप कहेंगे कि सर फिर हम इससे दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं। बेटा हम ये जानना चाहते हैं कि वायर के चारों तरफ जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में आती हैं। यहां तो हमने सीधे कह दिया था कि वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होती हैं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई थी, उस एक्टिविटी को हम डिस्कस कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। और वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। तो इसके लिए हम एक स्ट्रेट कॉपर वायर कंसीडर कर लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, एंड कनेक्टेड टू ए बैटरी, और इसे किससे जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहां बना देता हूं, ये मान लीजिए मैं एक स्ट्रेट वायर ले लेता हूं, ये स्ट्रेट वायर ले लिया मैंने। ठीक है, ये क्या ले लिया, स्ट्रेट वायर, और ये इसका नाम क्या दे दिया मैंने, एक्स वाई। अब इस वायर को एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड से, कैसे कार्डबोर्ड से, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड से पास कर दिया। तो रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड ले लिया, इस टाइप का आप कार्डबोर्ड ले लीजिए। ठीक है, एक कार्डबोर्ड ले लिया इस टाइप से, इस टाइप से एक कार्डबोर्ड ले लिया बेटा। ठीक है, और कार्डबोर्ड के अंदर एक छेद करके, जैसे ये पेपर जो रखा हुआ है ये ले लिया, जैसे मान लीजिए ये कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड ले लिया बेटा, इसमें एक छेद किया, यहाँ पर होल किया, और होल करके ये जैसे पेंसिल मैंने रखी है ना, ऐसे इसके अंदर एक वायर डाल दिया और उसे कॉपर वायर कह दिया। ठीक है, तो ये कार्डबोर्ड है एक, ये मान लीजिए कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के अंदर एक होल किया और ये वायर इसके अंदर ऐसे वर्टिकल डाल दिया। ठीक है, क्लियर। अब इस वायर को उन्होंने क्या किया, एक रियोस्टेट से जोड़ा। किससे जोड़ा बेटा, रियोस्टेट से जोड़ा। रियोस्टेट, रियोस्टेट आप जानते हो जिसको हम वेरिएबल रजिस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल रजिस्टर। ये रियोस्टेट, वेरिएबल रजिस्टर, जिसकी हेल्प से हम करंट को बदल सकते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से हम रेजिस्टेंस बदल देंगे और रेजिस्टेंस बदल जाएगा तो करंट बदल जाएगा। तो रियोस्टेट एक करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, ये बात हम जानते हैं। तो ये जो वायर एक्स है, वायर एक्स वाई है, इसका एक्स सिरा, देखिए पहले तो हमने वायर को एक कार्डबोर्ड से पास किया। ठीक है, कार्डबोर्ड के अंदर छेद करके वायर को कार्डबोर्ड से पास कर दिया, ये कार्डबोर्ड है। ठीक है बात। अब इस वायर के एक्स सिरे को रियोस्टेट से जोड़ा, और रियोस्टेट को फिर आगे एक एमीटर से जोड़ दिया सीरीज में ही। एमीटर आप जानते हो क्या काम करता है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपको बताया था।
ये एमीटर का काम है करंट को मेजर करना। तो करंट कितना फ्लो होगा इस वायर में, बैटरी जोड़ेंगे आगे हम, बैटरी के जोड़ने से वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसे मेजर करना चाहेंगे हम। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, एक एमीटर जोड़ दिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर वाई सिरे को, वाई सिरा जो है वायर का, इसको एक की, ये आप जानते हो प्लग की होती है, प्लग की के नाम दे दो इस प्लग की को, ठीक है। इससे होते हुए और किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। ये देखिए ये सब सीरीज में जुड़े हुए हैं आपस में, किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। मान लीजिए ये 2 सेल की एक बैटरी उन्होंने ले ली, तो ये 2 सेल की एक बैटरी इस तरीके से जोड़ दी, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। अब आप जानते हो ये बैटरी क्या काम करेगी, ये बैटरी क्या काम करेगी, इस वायर एक्स वाई के दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर देगी। ये एंड तो जो है हायर पोटेंशियल पर हो जाएगा और ये एंड लोअर पोटेंशियल पर हो जाएगा। तो वायर में क्या फ्लो हो जाएगा बेटा, आप सब जानते हैं करंट फ्लो हो जाएगा। जैसे ही आप की को क्लोज करोगे, की को क्लोज करने के बाद करंट फ्लो होगा, की ओपन होगा तो करंट नहीं फ्लो होगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब इस वायर में जब करंट फ्लो हो रहा है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है ये भी हमने पता कर लिया, ऐसे जा रहा है, यहां से ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस रियोस्टेट को एक जगह फिक्स कर देते हैं। रियोस्टेट की जो ये वेरिएबल है, इसे हम वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं इसे, ठीक है। ये जो स्लाइडर है जिसको आगे पीछे स्लाइड किया जा सकता है, इसकी हेल्प से रियोस्टेट को एक जगह फिक्स कर देते हैं। अब प्लग की क्लोज करते हैं, एमीटर में करंट आप देख लीजिए शुरू में कितना करंट है, ठीक है। शुरू में करंट देख लिया आपने, फिर करंट मान लीजिए कुछ भी फ्लो हो सकता है, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 5 एम्पियर, आप फ्लो करके देखेंगे। इसको आगे पीछे मूव करोगे तो करंट बदल जाएगा, करंट का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब क्या करना है आपको, इस कार्डबोर्ड पर बेटा, इस कार्डबोर्ड पर आयरन की फिलिंग्स स्प्रेड कर देनी है। देखिए इस कार्डबोर्ड को मैं अलग से बना देता हूँ यहाँ, ये अलग से मैंने ये कार्डबोर्ड बना दिया, जो यहाँ पर लिया है ना कार्डबोर्ड, वही कार्डबोर्ड को मैं अलग से यहाँ पर बना दिया। ये कार्डबोर्ड है, क्या है ये, कार्डबोर्ड, ठीक है। ये एक्टिविटी आप घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। बहुत सावधानी से करना होता है ये। तो हालांकि एमीटर भी हमें चाहिए, बैटरी तो चलो मिल जाएगी छोटी वाली, रियोस्टेट भी चाहिए, वेरिएबल रजिस्टर भी चाहिए, ठीक है। तो जब आप स्कूल आएंगे तो लैब में हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्डबोर्ड है। अब कार्डबोर्ड पर ऐसे बुरादा, बुरादा यानी फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स, लोहे की आयरन फिलिंग्स ऐसे स्प्रेड कर दो यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड कर दिया। ये क्या फैली हुई है यहाँ पर, ये जो मैंने यहाँ पर स्प्रेड किए हैं इसका नाम क्या है, ये जो अंदर ये आपको डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं, ये आयरन फिलिंग्स हैं, लोहे की फिलिंग्स हैं, ठीक है। मतलब आयरन का बुरादा, आयरन का बुरादा, मतलब बारीक सा बुरादा इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया, यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया, ठीक है। और जब यही वाला कार्डबोर्ड जब यहाँ पर रखा तो देखा कि ये जो आयरन फिलिंग्स है ना, ये जो आयरन फिलिंग्स हैं वो इस तरीके से बेटा, इस तरीके से जगह जगह इकट्ठी हो जाती है वायर के चारों तरफ, इस तरीके से क्या बना लेती हैं ये आयरन फिलिंग्स। ये आप देखोगे जैसे ही आप करंट फ्लो करोगे वायर के अंदर, तो ये आयरन फिलिंग्स जो है कॉसेंट्रिक सर्कल्स का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है बेटा, कॉसेंट्रिक सर्कल्स का रूप ले लेती है, कॉसेंट्रिक सर्कल्स का रूप ले लेती है ये आयरन फिलिंग, ठीक है। कॉसेंट्रिक सर्कल्स का रूप ले लेती है इस टाइप से, कॉसेंट्रिक सर्कल। अब कॉसेंट्रिक सर्कल आप जानते हो जिनका सेंटर सेम होता है, तो ये देखिए इस तरीके, इस स्ट्रक्चर में मतलब आ जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर सर्कल्स के रूप में नहीं थी ये आयरन फिलिंग, लेकिन जैसे ही हमने इस कार्डबोर्ड के अंदर होल करके, देखिए ये अरेंजमेंट हम पहले ही कर लिए, फिर कार्डबोर्ड पर हमने आयरन फिलिंग्स को इस तरीके से यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया। फिर हम की को क्लोज करेंगे, की को क्लोज करते ही देखा कि जो ये आयरन फिलिंग्स हैं वो इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं, व्यवस्थित हो जाती हैं, ठीक है, अपने आप को अलाइन कर लेती हैं। ये जो अलाइनमेंट हुआ है किसका, आयरन फिलिंग्स का, ये सब आयरन फिलिंग्स हैं बेटा, ठीक है। ये आयरन फिलिंग्स जो कॉसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में अरेंज हुई हैं, ठीक है। ये किसको बता रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बता रही हैं। किसको बता रही हैं बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बता रही हैं। ये जो आयरन फिलिंग्स की स्ट्रक्चर है जो कि कॉसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में है, ये बेसिकली किसको बताती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बता रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा ये पता करना है, तो एक कंपास लीजिए, और कंपास मान लीजिए ये पॉइंट पी है, यहाँ पर एक कंपास रख दो, ये कंपास रख दिया, और कंपास का जो नॉर्थ पोल है मान लीजिए इस तरफ है, ये नॉर्थ पोल है कंपास का, और ये साउथ पोल है,
ठीक है। तो जिस तरफ नॉर्थ पोल होगा ना कंपास का, वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन दे देगा उस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पी पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पता कर लिया। इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो कंपास रख दीजिए। कंपास का जो नॉर्थ, मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ एंड है, जो एरो वाला एंड है, वो नॉर्थ होता है, आप जानते हो। तो वो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन दे देगा। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता करने के लिए हम एक राइट हैंड थंब रूल और यूज करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए, और इसमें क्या, जब इस कंपास निडल को जैसे जैसे आप इस वायर से दूर ले जाएंगे ना बेटा, वैसे वैसे इस कंपास निडल में जो डिफ्लेक्शन है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, यानी कम होता चला जाएगा। और जैसे जैसे इस कंपास निडल को इस वायर के नजदीक लाएंगे, वैसे वैसे कंपास निडल का डिफ्लेक्शन बढ़ता चला जाएगा। ध्यान रखिए कि जब आप ऐसे कर रहे हो, कंपास निडल को दूर ले जा रहे हो या पास ला रहे हो, तो उस समय इस वायर में फ्लो होने वाला करंट कांस्टेंट होना चाहिए, करंट नहीं बदलना चाहिए। तो जब करंट को कांस्टेंट रखा जाए, वायर से फ्लो होने वाले करंट को कांस्टेंट रखते हुए जब इस कंपास निडल को वायर के नजदीक लाएं तो कंपास निडल का डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, और वायर से दूर ले जाएं तो कंपास निडल का डिफ्लेक्शन जो है डिक्रीज हो रहा है। यानी वायर से जितना ज्यादा आप दूर जाओगे उतना ही बड़ा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में ये आयरन फिल्म्स अपने आप को अरेंज करती हैं। इसका मतलब वायर से दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है और वायर के नजदीक मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर क्या है? डिस्टेंस है। कहां से? वायर से। वायर से जितना ज्यादा आप दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम हो जाएगा। वायर से दूर जा रहे हो यानी आर बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। और यदि वायर के नजदीक आ रहे हो तो आर कम हो रहा है यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। यानी वायर के नजदीक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, वायर से दूर मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम होता है। ठीक है। लेकिन वायर के ऊपर ही आप बात करोगे, क्वेश्चन आ जाएगा कि सर वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा बेटा, वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई कंपास। अब देखिए, अब हम कंपास निडल को इधर उधर नहीं कर रहे हैं, ना तो दूर ले जा रहे हैं ना पास ले जा रहे हैं। ठीक है, कंपास निडल को एक जगह रख देते हैं वायर के नजदीक में। अब हम क्या करते हैं, इस वायर से फ्लो होने वाले करंट को बढ़ाते हैं। जब करंट को बढ़ाते हैं तो कंपास निडल का डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। जब करंट को कम करते हैं तो कंपास निडल में डिफ्लेक्शन कम हो जाता है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है, ज्यादा डिफ्लेक्शन मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, कम डिफ्लेक्शन मतलब कम मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो वायर से फ्लो होने वाला करंट है आई, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आई कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, आई ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, आप देखिए इसी को मैंने इस तरीके से यहां पर लिख दिया है। अब देखो इसको पढ़ भी लेते हैं। अज्यूम ए स्ट्रेट कॉपर वायर, हमने स्ट्रेट वायर कॉपर कंसीडर किया था एक्स वाई, और उसको कनेक्ट किया था किससे? बैटरी से, और उसको कार्डबोर्ड के अंदर से पास किया था। एंड ऑल्सो कनेक्ट एन एमीटर, एमीटर भी हमने जोड़ा उसमें। और क्या जोड़ा? रियोस्टेट, और सीरीज में जोड़ दिया सबको, किसके साथ? बैटरी के साथ और कॉपर वायर के साथ। नाउ स्प्रिंकल, स्प्रिंकल मतलब छिड़काव, छिड़क दिया। क्या छिड़क दिया हमने यहाँ पर? स्प्रिंकल किया ना। किसको स्प्रिंकल किया? आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल किया। आयरन फिलिंग्स को यहाँ पर स्प्रिंकल किया। स्प्रिंकलर सिस्टम देखा है आपने, खेती में यूज आता है, पानी को फैला देता है इधर उधर। तो वैसे ही स्प्रिंकल करने का मतलब जो आयरन फिलिंग्स है उसको फैला दिया। किसके ऊपर? कार्डबोर्ड के ऊपर। तो नाउ स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के ऊपर हमने फैला दिया। ठीक है। कीप द वेरिएबल ऑफ द रियोस्टेट एट ए फिक्स्ड पोजीशन, रियोस्टेट को एक जगह फिक्स कर दो। एंड नोट द करंट थ्रू द एमीटर, और एमीटर से फ्लो होने वाले करंट को नोट कर लो। और एमीटर का जो रीडिंग है वो वायर से फ्लो होने वाले करंट को बता देगा आपको। अब की को क्लोज किया तो करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो करंट जैसे ही फ्लो होता है वायर से, वाइल डूइंग दिस एक्टिविटी आपको ये सुनिश्चित करना है, इंश्योर करना है कि जो कॉपर वायर है वो वर्टिकली स्ट्रेट रहना चाहिए। ये बात जरूर आप ध्यान रखिएगा कि ये जो कॉपर वायर है हमेशा वर्टिकल होना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो जाना चाहिए, एकदम वर्टिकल रहना चाहिए पूरे एक्टिविटी के दौरान। ठीक है, ये बात आपको इंश्योर करनी है। नाउ अब क्या करना है, अब इस ये जो कार्डबोर्ड है ना बेटा, इस कार्डबोर्ड को हम बीच बीच में जेंटली टिप करते हैं, हिलाते हैं, ऐसे उंगली से फ्लिक करते हैं इसको हल्के से, कार्डबोर्ड को हल्के से फ्लिक करते हैं जब करंट फ्लो हो रहा है।
तो हम देखते हैं कि जो ये आयरन फ्लिंग्स हैं वो किस फॉर्म में आ जाती हैं, कॉसेंट्रिक सर्किल्स के रूप में आ जाती हैं। यानी वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कॉसेंट्रिक सर्किल्स के रूप में होता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, नाउ जेंटली टैप द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड को टैप करो ऐसे उंगली से, एंड फ्यू टाइम्स, बार बार कुछ समय 1 2 3 बार टिप कर दो, तो आयरन फ्लिंग्स जो है, आयरन फ्लिंग्स का जो पैटर्न होगा उसको आप देखोगे तो पाओगे कि जो आयरन फ्लिंग्स हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेती हैं, शोइंग ए पैटर्न ऑफ कॉसेंट्रिक सर्किल्स। किस रूप में अलाइन कर लेती हैं, कॉसेंट्रिक सर्किल्स के रूप में। किसके चारों तरफ, कॉपर वायर के चारों तरफ। और यही कॉसेंट्रिक सर्किल्स जो हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसके चारों तरफ, अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखिए ये भी बात मैंने आपको बताई है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय प्लेसिंग ए कंपास एट एनी पॉइंट पी। मैंने आपको कंपास रख के बताया था, ये कंपास रखा था, तो कंपास किसी पॉइंट पी पर रखा, और पी पर रखने पर कंपास का जो निडल का नॉर्थ एंड है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा। यानी यहाँ पर जब करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो आप जानते हैं डिफ्लेक्शन किस तरफ आता है, ये देखिए इस तरफ, इस तरीके से। आप इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाइए, जब करंट नीचे है, करंट नीचे है तो थंब, देखिए थंब मेरा नीचे है ना, तो थंब करंट की डायरेक्शन को बताएगा। किसके लिए, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। तो फिंगर्स कैसे जा रही हैं, ऐसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है ना फिंगर्स। फिंगर्स कैसे जा रही है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। और थंब कहाँ है, नीचे। यानी थंब नीचे रहने पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स के रूप में होंगी। ठीक है, तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी डिटरमाइंड बाय प्लेसिंग ए कंपास एट एनी पॉइंट पी ओवर ए सर्किल। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। तो जो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन है कंपास निडल का, वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दे देगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है मैंने, ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज रिवर्स। मतलब यदि इसमें, इस वायर में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन को बदल दोगे, यदि ये डाउनवर्ड है तो अपवर्ड यदि कर दो, इसके टर्मिनल्स को बदल दो। जो एंड, जैसे एक्स पॉजिटिव से जुड़ा था पहले, अब इसको नेगेटिव से जोड़ दो, और वाई जो पहले नेगेटिव से जुड़ा था उसको पॉजिटिव से जोड़ दो, तो ये वायर में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। जब ऊपर की तरफ होगा तो थंब ऊपर हो जाएगा राइट हैंड का, तो फिंगर्स कैसे जाएंगी, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगी। पहले कैसे जा रही थी बेटा, क्लॉकवाइज जा रही थी। जब करंट नीचे की तरफ था ना, जब करंट नीचे की तरफ था तो थंब नीचे, तो फिंगर्स कैसे घूम रही हैं, क्लॉकवाइज घूम रही हैं। कैसे घूम रही हैं, क्लॉकवाइज। शायद पहले मैंने आपको एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया था, तो ध्यान रखिए, जब करंट नीचे है तो फिंगर्स कैसे जाएंगी, क्लॉकवाइज जाएंगी। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज हो गया। लेकिन करंट ऊपर होगा तो थंब ऊपर हो गया, फिंगर्स कैसे घूम रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज। फिंगर्स कैसे घूम रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टी दिशा में घूम रही हैं। तो यदि करंट का डायरेक्शन बदलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, क्या होता है जब करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं, वायर से फ्लो होने वाले करंट के मैग्नीट्यूड को आप बढ़ाते हो तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल इंक्रीज हो जाएगा। और यदि करंट जो वायर से फ्लो हो रहा है उसके मैग्नीट्यूड को कम करते हो, डिक्रीज करते हो, तो डिफ्लेक्शन इन द निडल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, सॉरी वायर। वायर से फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वायर। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है, एज यू मूव कंपास अवे फ्रॉम द वायर, जैसे ही कंपास को वायर से दूर ले जाओगे, कीपिंग करंट थ्रू द वायर सेम, वायर से फ्लो होने वाले करंट को सेम रखते हुए जब कंपास को आप दूर ले जाओगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब कंपास को पास में लाओगे करंट को सेम रखते हुए तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, एक बात और बता दूं, जो आप 12th क्लास में पढ़ोगे, किसी स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इतना होता है बेटा, μ0I/2πr, इतना होता है, μ0I/2πr। यह μ0 परमिएबिलिटी है, पाई एक कांस्टेंट है, ठीक है, आई करंट है और आर डिस्टेंस है। आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। यह μ0 क्या है बेटा, परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में 12th क्लास में डिटेल में बात करेंगे इस फॉर्मूले के ऊपर। चलिए, और ये भी देखिए, ये भी ऑब्जर्व होता है, इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट
that the concentric circles representing the magnetic field around wire becomes larger and larger as we move away from it. यानी जो कॉसेंट्रिक सर्किल्स हैं बड़े से बड़े होते चले जाते हैं, जैसे कि हम वायर से दूर जाएंगे उतना ही बड़ा कॉसेंट्रिक सर्किल बनता चला जाएगा। ठीक है, तो वायर से दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है, वायर्स के पास आने पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है। ये बात हो गई। ठीक है, तो ये बात हुई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसको पता करने के लिए जो अभी हमने राइट हैंड थंब रूल बताया उसके बारे में जान लें। देखिए बेटा, राइट हैंड थंब रूल दो तरीके का होता है। एक तो होता है स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, जो अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको। वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अभी, है ना, इस एक्टिविटी में आपको एक्सप्लेन किया था राइट हैंड थंब रूल अभी। तो वही हम एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल फॉर स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए राइट हैंड थंब रूल अलग होता है, और सर्कुलर कंडक्टर है, सर्कुलर वायर है, तो उसके लिए राइट हैंड थंब रूल अलग होगा। तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हम जो राइट हैंड थंब रूल है उसका यूज किसके लिए करते हैं? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल का यूज करके। तो इसमें जो थंब है ना बेटा, थंब जो बताएगा, थंब क्या बताएगा, ध्यान रखिएगा। राइट हैंड की बात हो रही है। राइट हैंड का जो थंब है स्ट्रेट वायर के लिए, थंब बताएगा आपको करंट का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन बताएगा? करंट का डायरेक्शन बताएगा। और जो कर्ल ऑफ फिंगर्स हैं, जिस डायरेक्शन में फिंगर्स घूमती है ना, कर्ल ऑफ फिंगर्स, ये आपको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताएगा इसको ये। ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड कह दो, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वही मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, हमने मैग्नेटिक केस में देखा था ये चीज। तो देखिए, जैसे ये वायर है, अब मान लीजिए ये वायर है, ये वायर है मान लीजिए एक, इसमें करंट में ऊपर की तरफ फ्लो करता हूँ, ऊपर की तरफ। अभी ये वायर है, जैसे मान लीजिए ये पेंसिल एक वायर है। अब वायर, ये पेंसिल का जो ये शार्पन एज है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को बता रहा है, यानी नीचे से ऊपर करंट है इस वायर में। तो थंब ऊपर की तरफ हो गया ना बेटा, थंब ऊपर की तरफ हुआ, ये थंब करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो फिंगर्स कैसे घूम रही है, देखना जरा, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए दिखाई दे रही है आपको फिंगर। जब थंब को ऊपर रखोगे फिंगर्स कैसे जाएंगी? एंटी क्लॉकवाइज। यानी इस वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वायर के चारों तरफ, वो एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। कैसे होती हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। लेकिन यदि करंट का डायरेक्शन आप बदलोगे, डाउनवर्ड कर दो, तो देखो ये पेंसिल, अब देखो शार्पन एज नीचे चला गया, यानी करंट नीचे की तरफ है, तो थंब नीचे चला गया। तो फिंगर्स कैसे घूमेंगी? अब क्लॉकवाइज घूम रही हैं। कैसे घूम रही है बेटा? क्लॉकवाइज घूम रही है, क्योंकि थंब नीचे है। तो स्ट्रेट वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अब वो कैसे होगा? क्लॉकवाइज होगा। कब? जब करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो अब क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करके आप ये डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो रियल स्ट्रक्चर है, एक फोटोग्राफ आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, ये आयरन फ्लिंक्स, देखो ये इसमें रखी हुई है, ये आयरन फ्लिंक्स, ये आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर। देखो ये आयरन, ये एक कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर दिखाई दे रहा है, तांबे का तार। ठीक है, जब इसमें करंट फ्लो किया ना, तो जो आयरन फ्लिंक्स को इस स्प्रिंकल किया गया था, उन्होंने, देखो ध्यान से देखो, ये कॉसेंट्रिक सर्किल्स के रूप में आ रही है ना आयरन फ्लिंक्स, कॉसेंट्रिक सर्किल्स के रूप में। ये रियल व्यू है बेटा, ये ऐसा व्यू मिला था उनको। तो इसके आधार पर उन्होंने कहा कि स्ट्रेट वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, लाइंस हैं, वो कॉसेंट्रिक सर्किल्स के रूप में आती है। तो देखिए ये कॉसेंट्रिक सर्किल्स के रूप में आ रही है ना, ध्यान से देखेंगे तो आप कॉसेंट्रिक सर्किल्स के रूप में है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये थंब रूल भी आप इस डायग्राम को देखकर भी समझ सकते हो। यदि करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो थंब नीचे है, और ये फिंगर्स कैसे घूमेंगी? अब क्लॉकवाइज घूमेंगी यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अपवर्ड डायरेक्शन में होता थंब, तो फिंगर्स कैसे घूमती? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ध्यान रखना। तो स्ट्रेट वायर के लिए थंब किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट को। और फिंगर्स किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड को। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब एक सवाल कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन, एक करंट हॉरिजॉन्टल पावर लाइन से, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
ए करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन। हॉरिजॉन्टल पावर लाइन, पावर लाइन समझते हो बेटा? पावर लाइन का मतलब जो बिजली के तार होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन ये है, हॉरिजॉन्टल है ना बेटा, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। इसमें जो करंट है वो कैसे फ्लो हो रहा है? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। अब डायरेक्शन तो आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, कई बार मैं बता चुका हूँ। नॉर्थ, जो सिर हम बैठे हैं तो हमारे सिर की तरफ नॉर्थ, हमारे पैरों की तरफ साउथ, हमारे राइट हैंड की तरफ ईस्ट और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होता है, ठीक है। ये होता है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो डायरेक्शन, ठीक है। तो यदि आप क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन, ये हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है? ईस्ट टू वेस्ट। ये ईस्ट है ना बेटा, ये ईस्ट हुआ, और ये क्या हुआ? वेस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। चलो यहां तक का डायग्राम बन गया। आगे देखिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट, यानी वायर के नीचे, ऐसे वायर है तो इस वायर के नीचे कोई पॉइंट है और वायर के ऊपर कोई पॉइंट है। तो वायर के नीचे जो पॉइंट है, अब यहाँ इस पेपर पर ड्रॉ करूंगा तो ऐसे आएगा ये पॉइंट नीचे वाला, ठीक है। ये पॉइंट पी है मान लीजिए, और ऊपर एक पॉइंट है मान लीजिए क्यू है। वायर के ऊपर एक पॉइंट क्यू मान लिया और वायर के नीचे एक पॉइंट पी मान लिया, ठीक है। क्लियर है? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर? पी पर क्या होगा और क्यू पर क्या होगा? अब देखिए, ये तो हमने किस में ड्रॉ किया है बेटा? ये यदि हम वैसे निकाले ना थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे हम यहाँ पर, तो करंट की डायरेक्शन में तो थंब रखो। अब फिंगर्स कहाँ जा रही हैं? क्यू पर, अंदर की तरफ जा रही हैं। और जब पी की बात करोगे तो पी से तो बाहर आएंगी, और जहां अंदर जाती है ना मैग्नेटिक फील्ड, जो फिंगर्स अंदर जाती हैं तो वहां मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि बाहर आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ये बात मैं आपको पहले बता रखा हूं, ठीक है। लेकिन आप इस 10th क्लास के हिसाब से कैसे आंसर देंगे? ये डॉट और क्रॉस से नहीं देना, ऐसे नहीं देना कि इनटू द पेज होगा या आउट ऑफ द पेज, ऐसे नहीं बोल रहा है वो। हमें सॉल्यूशन किस तरीके डायरेक्शन के रूप में देना है कि नॉर्थ से साउथ होगा या साउथ से नॉर्थ होगा। तो उसके लिए क्या करें हम, जैसे ये वायर कंसीडर कर लो, पेन ले लो अपना, जो पेन से आप लिख रहे हो, मैंने पेंसिल लिख लिया, मैं पेंसिल से लिख रहा हूं। तो अब ये पेंसिल का जो शार्पन एज है ना बेटा, ये करंट का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो इसमें थंब रख दिया, ये राइट हैंड है मेरा, ये राइट हैंड है, ठीक है। इस पेंसिल की डायरेक्शन में जो थंब, करंट की डायरेक्शन में थंब है, तो फिंगर्स देखना कैसे जा रही हैं। यदि इस पेंसिल के ऊपर देखोगे तो फिंगर्स कैसे जा रही हैं? ऊपर से नीचे, यानी नॉर्थ से साउथ जा रही हैं। और यदि इस नॉर्थ से साउथ जा रही है ना बेटा, नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, देखो ये यहाँ ऊपर देखोगे, ये पॉइंट है ना, ये ऊपर वाला पॉइंट है और यह नीचे वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ऊपर क्या जा रही है? नॉर्थ से साउथ जा रही है। कैसे जा रही है बेटा? नॉर्थ से साउथ जा रही है, ठीक है। और जो डाउन पॉइंट डायरेक्टली अबव द वायर, अबव द वायर जो है, यदि पॉइंट अबव द वायर की आप बात करोगे तो साउथ से नॉर्थ आएंगी अबव द वायर, ठीक है। नहीं, अबव द वायर, अबव द वायर तो नॉर्थ से साउथ जा रही है। अबव द वायर कहां से कहां जा रही है बेटा? अबव द वायर इज फ्रॉम, देखो ये पॉइंट मैं आपको बनाता हूं, ये दोबारा से समझिए। ये मान लीजिए वायर है, इमेज नहीं करना पड़ेगा बेटा। एक पॉइंट यहां पर मान लो ऊपर और एक पॉइंट नीचे मान लो, ठीक है। दोबारा से ध्यान से समझिए, ये करंट का डायरेक्शन है और ये एक पॉइंट इस वायर के ऊपर मान लिया और एक पॉइंट इस वायर के नीचे मान लिया, ठीक है। अब राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करो। ये थंब मैग्नेटिक फील्ड की, करंट की डायरेक्शन को बताएगा। अब देखो ऊपर कैसे जा रही है, कौन? फिंगर्स, फिंगर्स कैसे घूम रही है ऊपर, और नीचे से कैसे आएंगी? नीचे से कैसे आएंगी? नीचे से कैसे आ रही हैं? नीचे से कैसे आ रही हैं और ऊपर से कैसे जा रही हैं? ऊपर से कैसे जा रही हैं? जब करंट का डायरेक्शन ये है, ऊपर से कैसे जा रही हैं और नीचे से कैसे आ रही हैं? बताओ, अप्लाई करो इस एक्टिविटी को जल्दी से। जल्दी से अप्लाई करोगे तो नीचे आप देखोगे अबव द वायर तो साउथ से नॉर्थ जाएंगी। अबव द वायर कैसे जाएंगी? साउथ से नॉर्थ जाएंगी अबव द वायर, ठीक है। और बिलो द वायर कैसे आएंगी? नॉर्थ टू साउथ जाएंगी। बिलो द वायर कैसे आएंगी? नॉर्थ टू साउथ। तो मैं यहां लिख देता हूं, बिलो द वायर डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ टू साउथ। और अबव द वायर, अबव द वायर क्या डायरेक्शन होगा? साउथ टू
नॉर्थ, अबव द वायर क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा। समझ गए बात को? ये वायर है, ये ऊपर पॉइंट हो गया वायर के, और ये नीचे पॉइंट हो गया। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, ठीक है। या ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ऐसे ही होगा ना। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो ऊपर क्या हो गया, साउथ से नॉर्थ हुआ, हुआ या नहीं? इधर से इधर जा रही है ना फिंगर्स, इधर से इधर जा रही है, कंफ्यूजन में नहीं आना बेटा। देखो ये ईस्ट, ये वेस्ट, और ये पेन का जो कवर दिखाई दे रहा है ढक्कन, ये हो गया नॉर्थ, और जो पेन का टिप दिखाई दे रहा है नीचे, ये क्या हो गया, साउथ, ठीक है। तो ये साउथ हुआ बेटा, ये साउथ हुआ, और इधर क्या हुआ, नॉर्थ हुआ, ठीक है। तो देखो फिंगर्स, ये थंब तो करंट की डायरेक्शन में, अब ऊपर कैसे जा रही है फिंगर्स, इधर साउथ से नॉर्थ जा रही है, जा रही है या नहीं, साउथ से नॉर्थ, ऊपर तो हो गया साउथ से नॉर्थ, और नीचे कैसे आ रही है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है, नॉर्थ से साउथ। तो ऐसे देना है, बिलो द वायर नॉर्थ से साउथ, और अबव द वायर साउथ टू नॉर्थ। समझ में आया होगा आपको? चलिए, हालांकि हम ऐसे भी लिखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप ऐसे लिख के आना है आंसर को, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। आगे ये तो बात हुई बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। वैसे ही यदि हमारे पास हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप, यदि सर्कुलर लूप से करंट की बात करें तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, ये हम बात करेंगे। अच्छा एक और बात बताऊं आपको, ये क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 228 पर, नंबर 1 है ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। नंबर 2 लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। इसको लाइंस ऑफ फोर्स लिखने के बजाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखते हैं बेटा, इसको क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहेंगे इनको। लाइंस ऑफ फोर्स लिखना उतना ठीक नहीं है क्योंकि ये फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं करती, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहेंगे। वाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस फील्ड लाइंस के इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वो भी कारण मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो ये तीनों क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखे हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा, ठीक है। सर्कुलर लूप का मतलब क्या, कि सर्कुलर लूप का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट वायर ले लो बेटा, एक स्ट्रेट वायर लो और उसको बेंड कर दो, मोड़ दो, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर लूप, तो वो सर्कुलर लूप बन जाएगा। सर्किल की फॉर्म में आप बेंड कर दोगे वायर को तो वो सर्किल बन जाएगा। अब क्या करना है आपको, उस सर्कुलर लूप को पास करना है, किससे पास करना है, थ्रू ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड हैविंग टू होल्स, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लिया, उसमें दो छेद कर दो, उन दोनों छेदों में से सर्कुलर लूप को पास करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। इन सच ए वे दैट द सर्कुलर लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कार्डबोर्ड। तो आप कहेंगे सर करके बताइए कैसे पास करेंगे, तो लीजिए कोई बात नहीं, आप क्यों घबरा रहे हो। ये है एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, ठीक है। ये क्या है, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। एक होल मान लीजिए मैंने यहां पर कर दिया और एक होल मान लीजिए मैंने यहां पर कर दिया, ठीक है। और ये ले लिया वायर, कॉपर वायर, ठीक है, ये कॉपर वायर। अब मैं इसको पेपर पर ड्रॉ कर रहा हूं, इसलिए आपको हो सकता है कि ये सर्कुलर दिखाई ना दे, ठीक है। इस तरीके से ये सर्कुलर लूप, एक होल मैंने यहां किया था तो यहां से पास कर दिया, एक होल यहां से किया तो यहां से पास कर दिया, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से बनाइए, यहां थोड़े से आपको ओपन रखने हैं दोनों एंड, ठीक है। एक स्ट्रेट वायर लिया था हमने, क्या लिया था, स्ट्रेट वायर, और उसको बेंड कर दिया सर्कुलर फॉर्म में। तो सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया, तो यहां पर आप क्या करेंगे बेटा, इसको यहां पर से थोड़ा सा इसको मिलाना नहीं है, सर्कुलर दोनों एंड्स को इस तरीके से, एक एंड ये और एक एंड ये ऐसे रख लो, ठीक है। तो एक कार्डबोर्ड लिया था हमने और कार्डबोर्ड पर होल्स किए और उस होल से इस सर्कुलर कॉपर वायर को पास कर दिया। अब ये जो दो पॉइंट हैं किसके, कॉपर वायर के, इनके बीच में आपको जोड़ देना है, क्या जोड़ना है, एक बैटरी। क्या जोड़नी है बेटा, एक बैटरी जोड़ दो,
मान लीजिए बैटरी जोड़ दी, कितने सेल की, 2 सेल की बैटरी जोड़ दी मान लीजिए, ठीक है। एक प्लग की लगा दो, एक क्या लगा दो, प्लग की। आप चाहो तो एक एमीटर भी लगा सकते हो, एक एमीटर भी जोड़ दो करंट मेजर करना है तो, ठीक है। और आप चाहते हो तो एक रियोस्टेट भी लगा सकते हो, ठीक है। क्या लगा सकते हैं बेटा, रियोस्टेट भी लगा सकते हैं। ये रियोस्टेट है मान लीजिए, वेरिएबल रजिस्टर जिसे हम कहते हैं, ये रियोस्टेट RH, और ये प्लग की, और ये बैटरी का नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब जैसे ही, ठीक है, ये काम कर लिया। अब इस कार्डबोर्ड पर वही आयरन फ्लिंग्स को स्प्रिंकल कर दो। किसको स्प्रिंकल कर देना है, आयरन फ्लिंग्स को। ये तो स्ट्रेट वायर था, अब ये ऐसा कार्डबोर्ड है आपका, इस पर वही आयरन फ्लिंग्स को आपको क्या करना है, यूनिफॉर्मली स्प्रिंकल करके रखना है, ठीक है। ये पहले कॉपर वायर को पास कर लेना है ऐसे 2 होल बना के, फिर उसके बाद में इन आयरन फ्लिंग्स को, बुरादा जो है ना लोहे का, उसको इसके ऊपर फैला देना है, स्प्रिंकल कर देना है यूनिफॉर्मली एक जैसे, ठीक है। उसके बाद में ये बैटरी से जोड़ा एक एंड, और दूसरा एंड देखिए रियोस्टेट से, जिसको करंट कंट्रोल कह सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम रेजिस्टेंस बदल सकते हैं, वेरिएबल रजिस्टर भी इसको कहते हैं। ये एमीटर है, ठीक है, और ये की है। अब प्लग की को आप क्लोज कर दो। जैसे ही प्लग की को क्लोज करोगे तो इसमें करंट फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा बेटा, करंट फ्लो होगा। अब करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है या नहीं भाई, इधर से यूं करंट आया, यूं गया, और देखिए यूं आ रहा है, इस तरीके से करंट फ्लो हो जाएगा इसमें। अब जैसे ही करंट फ्लो होगा उसके बाद में इसको टैप करो उंगली से, किसको, कार्डबोर्ड को, तो आप देखोगे, आप क्या देखोगे कि जो आयरन फ्लिंक्स है ना बेटा, आयरन फ्लिंक्स जो है इस तरीके से यहाँ पर यदि देखें तो इस तरीके से, ठीक है। इस कार्डबोर्ड को आप बड़ा बना लेना थोड़ा, इस कार्डबोर्ड को आप बड़ा बना लो, क्योंकि ये पूरा कॉइल कवर होना चाहिए उस कार्डबोर्ड में, नहीं तो आप कहोगे सर वो ऊपर कैसे आ गया। ये कार्डबोर्ड बना लिया, थोड़ा बड़ा बना लो इसको, ये बना लिया, ठीक है। और ध्यान रखना कि ये जो कॉइल है ना, ये वर्टिकल होना चाहिए। जैसे ये एक कार्डबोर्ड है, ये एक कार्डबोर्ड है, ये एक कार्डबोर्ड है, तो कॉइल इस पे ऐसे वर्टिकल होनी चाहिए, ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए, कॉइल वर्टिकल रखी होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो ये कॉइल, अब यहाँ पर जो आयरन फ्लिंक्स जो आपने इस पूरे कार्डबोर्ड पर स्प्रेड की थी ना, उसको जब टैप करोगे करंट फ्लो करने के बाद, तो आयरन फ्लिंक्स कुछ इस तरीके से अपना फॉर्म बना लेंगे, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स के रूप में आना शुरू हो जाएंगे, इस तरीके से आएंगे। तो जब आप देखोगे यहाँ भी इसी तरीके से आएंगे बेटा, इस एंड पे भी इसी तरीके से आएंगे, इस एंड पे भी, ठीक है। और आप देखोगे जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाओगे ना बेटा, किसकी तरफ जाओगे, सेंटर की तरफ जाओगे, जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाओगे तो ये आयरन फ्लिंक्स है ना बेटा, इस तरीके से बड़े बड़े कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बनाएंगी, बड़े बड़े कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, जिनको ड्रॉ करना उतना फिजिबल नहीं होगा। ये मैं आयरन फ्लिंक्स की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको, किसकी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, आयरन फ्लिंक्स की। और यही आयरन फ्लिंक्स की स्ट्रक्चर आप जानते हो किसकी डायरेक्शन बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। ये देखिए इस तरीके से, और जो सेंटर के पास में एकदम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ना, वो यहाँ स्ट्रेट दिखाई देती है। कैसी अपीयर होती है, स्ट्रेट अपीयर होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से शुरू हुई यहाँ खत्म हो गई या ये स्ट्रेट होती है ना, ये भी एक सर्कुलर लूप बनाती हैं, ये सभी सर्कुलर लूप बनाती हैं, लेकिन उतने बड़े सर्कुलर लूप बनाना फिजिबल नहीं होता है, इसलिए हमने नहीं बनाया, ठीक है, इसलिए हमने नहीं बनाया, ठीक है। तो यही मैंने ऊपर लिखा हुआ है, पहले इसको पढ़ लो। पास द सर्कुलर लूप थ्रू ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड हैविंग 2 होल्स इन सच ए वे दैट द सर्कुलर लूप इज परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल भी कहते हैं, टू द प्लेन ऑफ द कार्डबोर्ड। मतलब ये प्लेन है तो जो सर्कुलर लूप है ऐसे होना चाहिए वर्टिकल, तभी तो परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा। नाउ कनेक्ट एंड ऑफ सर्कुलर लूप इन सीरीज विद ए बैटरी, एक बैटरी से जोड़ दो, एक की से जोड़ दो, रियोस्टेट से जोड़ दो, एंड एन एमीटर, एमीटर भी आप जोड़ दो, एमीटर भी हमने जोड़ा है ना, तो एमीटर भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। स्प्रिंकल, अब फैला दीजिए, किसको स्प्रिंकल कर दो, आयरन फ्लिंक्स को यूनिफॉर्मली एक जैसे तरीके से, किस पर, कार्डबोर्ड पर, एंड प्लग द की, और की को प्लग कर दीजिए। टैप द कार्डबोर्ड, को थोड़ा सा टैप करो जेंटली, ऐसे नहीं जोर से मार रहे हो, जोर से मारोगे तो ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा ना,
ताकत नहीं दिखानी है यहाँ पर, जेंटली, ठीक है, धीरे से टैप करना है कार्डबोर्ड को, कोई 1-2 बार 3 बार में आपको टैप करना है। उसके बाद में देखिए जो आयरन फ्लिंग्स हैं उनका पैटर्न कैसे हो जाता है, किस तरीके का रूप ले लेती है, कैसा रूप ले लेती है, वो ले लेती है किस तरीके का, कॉसेंट्रिक सर्किल्स के रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है, कॉसेंट्रिक सर्किल्स का रूप ले लेती है। एंड ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द आयरन फ्लिंग दैट इमर्जेज और अपीयर्ड ऑन द कार्डबोर्ड, you will find that iron flings takes, या फिर कहेंगे अलाइंस, है ना, आयरन फ्लिंग्स अलाइन themselves, अपने आप को अलाइन करती हैं, themselves in the form of, कैसे अलाइन कर रही है बेटा, कॉसेंट्रिक सर्किल्स के रूप में, कॉसेंट्रिक सर्किल्स के रूप में अलाइन कर लेती है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब लीजिए एक क्या, अब आपको डायरेक्शन भी तो चाहिए, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो अब हम क्या करेंगे, कंपास ले लेंगे। कंपास निडल को जैसे यहाँ पर रखा, तो कंपास निडल को जब यहाँ पर रखोगे, कंपास को पी पॉइंट पर रखोगे, तो कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज आएंगी, इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से आएंगी, एंटी क्लॉकवाइज आएंगी। किस तरीके से आएंगी, एंटी क्लॉकवाइज आएंगी, इस तरफ जाएंगी, इस तरफ जाएंगी, ठीक है, इस तरफ जाएंगी, इस तरफ जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बता रहा हूं आपको, किसका डायरेक्शन बता रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस तरीके से आएगा। किसकी हेल्प से निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे हम कंपास की हेल्प से। दूसरा तरीका भी है, राइट हैंड थंब रूल, उसको भी अभी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, कह सकते हैं कि जब सर्कुलर वायर में करंट फ्लो करते हैं, सर्कुलर लूप में करंट फ्लो करते हैं, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कॉसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में आती हैं। अब कंपास को क्या करना है आपको, कंपास को जो है मूव करिए। कैसे मूव करिए, कंपास को, करंट को कांस्टेंट रखिए। इसमें कॉइल में लूप, इसको लूप भी कह सकते हैं बेटा, इसको कॉइल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें करंट को कांस्टेंट रख लीजिए, रियोस्टेट की हेल्प से करंट को कांस्टेंट रखो। अब कंपास को, जो ये कंपास है ना बेटा, इसको इस कॉइल से दूर ले जाओ। दूर ले जाओगे तो देखोगे कंपास का जो निडल है उसका डिफ्लेक्शन कम होता जा रहा है, और जब कंपास को इस कॉइल के नजदीक लाओगे तो देखोगे कि निडल का जो डिफ्लेक्शन है कंपास का वो बढ़ रहा है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि इस कॉइल के नजदीक में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, और जैसे जैसे इससे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, नंबर 1, या रेडियस, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे भी कह सकते हो। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होगा, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेंटर पर एग्जिस्ट करेगा ना, कितना होता है, सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप पर जब यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो इतना आता है बेटा, ध्यान रखिएगा। आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप, तो μ0I/2r, यानी मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना बड़ा लूप होगा ना मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर उतना ही कम होगा, जितना छोटा लूप होगा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर उतना ही ज्यादा होगा। यदि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, अब मैं बात कर रहा हूं आपसे नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कितने घुमाव हैं इसमें। ठीक है, वायर को एक चक्कर है, कितने चक्कर है वायर के, उनको कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। यदि मान लीजिए इसमें कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो फिर आपको इस मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल N से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल के अंदर। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब समझ गए आप कि कितने चक्कर हैं वायर के, 1 2 3 4, ये इनको कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। तो बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हम रख सकते हैं, जितने ज्यादा रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, एक टर्न के मैग्नेटिक फील्ड को। एक टर्न का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0I/2r, और यदि n टर्न्स हैं तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको दे देगा। ठीक है, एक बात। तो जैसे जैसे हम इस कंपास को दूर ले गए वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया, और कंपास को पास में लाए तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया। दूसरी बात, अब कंपास को एक ही जगह रखो।
अब इसमें मैग्नेटिक इस सर्कुलर लूप में करंट की वैल्यू को बढ़ाओ। करंट की वैल्यू को बढ़ाओगे तो कंपास का जो निडल है ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। करंट की वैल्यू को कम करोगे तो कंपास का निडल कम डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब करंट ज्यादा होने पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, करंट कम होने पर कम मैग्नेटिक फील्ड। वैसा ही हो रहा है जैसे कि स्ट्रेट वायर में हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब पैटर्न बदल गया किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। चलिए, तो यही बातें मैंने सब यहाँ पर लिख दी हैं जो मैंने आपसे अभी डिस्कस की। एट एवरी पॉइंट ऑफ ए करंट केयरिंग लूप, करंट केयरिंग सर्कुलर लूप के प्रत्येक पॉइंट पर जो कॉसेंट्रिक सर्किल्स का प्रत्येक पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। वो कॉसेंट्रिक सर्किल्स जो बन रहे हैं ना बेटा, ये जो कॉसेंट्रिक सर्किल्स बन रहे हैं, इसके इस पॉइंट पर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इस पर कंपास का डिफ्लेक्शन आप पता कर लो। जो डिफ्लेक्शन नॉर्थ पोल जिस तरफ होगा ना कंपास निडल का, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा उस पॉइंट पर, ठीक है। दीज सर्किल्स बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द लूप। जैसे जैसे हम लूप से दूर जाते हैं तो ये जो सर्किल्स हैं लार्ज होते चले जाते हैं। देखो जरा, ये लूप से आप दूर जा रहे हो, इस वायर से दूर जा रहे हो, लूप से दूर जा रहे हो, तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं ये बड़े बड़े होते जा रहे हैं, बड़े बड़े होते जा रहे हैं। जैसे जैसे वायर के नजदीक आ रहे हो छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो वायर से जितना ज्यादा दूर जाओगे जो तो सर्किल्स जो हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल उतने ही बड़े होते चले जाते हैं। एज वी रीच एट द सेंटर ऑफ द लूप, जैसे ही हम सेंटर ऑफ लूप पर पहुंचते हैं तो जो आर्क है इन बड़े बड़े सर्किल्स का वो कैसा दिखाई देता है हमें, स्ट्रेट लाइन। तो देखिए स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, एपियर्स दिखाई देता है, एपियर्स, लेकिन वास्तव में स्ट्रेट नहीं है, वो भी एक क्लोज लूप है, लेकिन उसको हमने यहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया और यहाँ खत्म कर दिया क्योंकि उतना बड़ा लूप बनाना फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ ही गया, आप जानते हो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द लूप। यहाँ R क्या है बेटा, रेडियस ऑफ लूप है, रेडियस ऑफ लूप, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है मैंने आपको बता ही दिया कि इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसको कैसे डिराइव करते हैं ये बात जो है 12th क्लास में हम करेंगे। ये सेंटर पर होता है बेटा, इसके मैग्नेटिक फील्ड, इतना मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर होता है, ठीक है। और करंट को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, करंट को कम करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। तो करंट को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट को कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ये भी बात आपको क्लियर है। और यहाँ पर रेडियस ऑफ द लूप बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा सेंटर पर, रेडियस ऑफ द लूप को कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। ये भी क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये बात होगी। लास्ट वाला पॉइंट देख लो, ये आप सब लिख लेना, नोट कर लेना। इफ सर्कुलर लूप हैज कैपिटल N टर्न्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट वुड बी N टाइम्स। मैंने अभी बता दिया थोड़ी देर पहले, यदि सर्कुलर लूप में N टर्न्स हैं तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है N टाइम्स होगा। किसका N टाइम्स, सिंगल टर्न के कारण मैग्नेटिक फील्ड का N टाइम्स। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न, प्रत्येक जो सर्कुलर टर्न है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐड होता चला जाएगा। जितने भी इसमें सर्कुलर टर्न्स है ना बेटा, ये एक टर्न है, ये तो ऐसे ही दूसरा है, ऐसे ही तीसरा है, सब में करंट का डायरेक्शन सेम आता है, इसलिए सभी के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐड होता चला जाता है ना। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन, किसका, करंट का, एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड अप, क्या हो जाता है, एड्स अप, यानी ऐड होता चला जाता है, जुड़ता हुआ चला जाता है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, किसको, μ0I/2R को, ठीक है। चलिए, अब राइट हैंड थंब रूल क्या होता है जी इसके लिए, सर्कुलर लूप के लिए चेंज हो जाएगा। पहले क्या था, थंब करंट को बता रहा था ना, अब थंब किसको बताएगा बेटा, इसमें थंब बताएगा अब मैग्नेटिक फील्ड को। किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। ध्यान रखना इस बात को, आप कहीं आप जो राइट हैंड थंब रूल स्ट्रेट वायर के लिए है उसी को अप्लाई कर दें सर्कुलर लूप के लिए तो गलत हो जाएगा। तो अब सर्कुलर लूप के लिए जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और जो कर्ल ऑफ फिंगर्स हैं, कर्ल ऑफ फिंगर्स वो किसको बताएंगे बेटा, कर्ल ऑफ फिंगर्स आपको बताएंगे करंट का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन बताएंगे, करंट का डायरेक्शन। जैसे मैं आपको समझाऊं, ये मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है, ये एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये करंट का डायरेक्शन है, ये किसका डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन है। अब राइट हैंड थंब रूल यूज करके आपको इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताना है, ऐसे एग्जाम में आ जाता है कई बार, ठीक है। तो अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि थंब मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, कर्ल ऑफ फिंगर्स करंट को बताएंगे। तो ऐसे रखा हुआ है बेटा ये,
तो फिंगर्स तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे होंगी, इस तरीके से होंगी, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किस तरफ जाएंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी, ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अब आपको कह दे कि क्वेश्चन ऐसे भी तो आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देगा और कहेगा कि करंट का डायरेक्शन क्या है सर्कुलर लूप में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देगा, करंट की डायरेक्शन नहीं बताएगा। तो करंट की डायरेक्शन आप पता कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसमें मैं कहता हूँ कि करंट क्लॉकवाइज है, यहाँ तो करंट कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज था। अब यहाँ पर करंट में क्या ले रहा हूँ, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसी होंगी, ध्यान रखना, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जो वायर के नज़दीक है वहाँ ये पूरा लूप बना दिया, और जो वायर से दूर, सेंटर से दूर जा रही है, वहाँ हमने लूप पूरा नहीं बनाया, क्योंकि फिजिबल नहीं होता उतना बड़ा लूप बनाना। अब देखो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। तो फिंगर्स को ऐसे घुमाओ तो थंब कहाँ चला गया, नीचे चला गया। फिंगर्स किसको बता रही है बेटा, करंट को बता रही है, और थंब किसको बता रहा, मैग्नेटिक फील्ड को। किस तरफ है थंब, नीचे की तरफ है, तो ये लीजिए नीचे की तरफ लगा दो डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आ जाएगा। इस तरीके से हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं सर्कुलर लूप के लिए। समझ में आ गया। ध्यान रखना दोनों में अंतर है, राइट हैंड थंब रूल फॉर स्ट्रेट वायर एंड राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर लूप, ठीक है। तो बेटे ये आज हमने इस लेक्चर में बात की, किसकी बात की, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस किया, और इसके अलावा हमने राइट हैंड थंब रूल फॉर स्ट्रेट कंडक्टर के लिए बात की, और राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर लूप के लिए बात की। तो आप अपने नोट्स बनाइएगा, जैसे मैंने वीडियो में बताए वैसे ही नोट्स बनाइए, और वीडियो को पॉज करके बार बार देखते रहिए। पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।